मित्रों नमस्कार। बातों बातों में कि आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारी अतिथि सुप्रतिष्ठित गायिका सुश्री सुभद्रा देसाई जी हैं। वे दिल्ली में रहती हैं और बहुत निष्णात गायिका हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत उन्होंने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण की है, जिनमें मालिनी राजुरकर जी और मधु मुदगल जी जैसे गुरुजनों के नाम शामिल हैं, जो अपने आप में अपने समय के बहुत गुणी संगीतज्ञ रहे हैं, गायक रहे हैं। मधु जी तो निरंतर सक्रिय हैं और मालिनी राजुरकर जी का यशस्वी समय हम सबकी स्मृतियों में है। उनको राष्ट्रीय तानसेन सम्मान सहित अनेक सम्मानों से नवाजा भी गया था। ऐसे गुरुजनों के सानिध्य में मार्गदर्शन प्राप्त करके सुभद्रा जी ने अपनी एक जगह बनाई है। उनकी अपनी गायकी जो है वो बहुत अनूठी है, सुनने वालों को मोहित कर देने वाली, स्वर अलौकिकी में डुबो देने वाली। दुनिया के अनेक देशों में उनकी सांस्कृतिक यात्राएं हुई और उन्होंने अपने गायकी से प्रभावित भी किया है। मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं जो इस समय इस कार्यक्रम में आते जा रहे हैं। संयम जैन, नीरज देसाई, सुरुचि मोहता जी, श्याम सुंदर जी, नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। भावना जी को नमस्कार। 7:05 पर सुभद्रा जी इस कार्यक्रम में आएंगी और हम उनसे बातचीत करेंगे। जीवन और सृजन को लेकर उनके साथ चलेंगे। उनकी अपनी एक जर्नी है, एक यात्रा है। उस यात्रा के अपने अनुभव हैं, संस्मरण हैं और उन सबको जानना हम सब के लिए बहुत अनुभूतिजन्य रहेगा। मैं भावना जी, सुरुचि जी सभी को नमस्कार करता हूँ। भाई प्रेम गुप्ता जी आ गए हैं, उनको भी मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मयंक देसाई जी आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बातों बातों में, इंस्टा बातों बातों में अपनी तरह से एक स्थान पर प्रतिष्ठित हुआ है और लगातार आप सभी के आत्मीय उपस्थिति से, आप सभी के चाहने से इसको जो महत्ता और प्रशंसा मिली है, प्रोत्साहन मिला है, वो अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। हम पहले इसको प्रतिदिन प्रसारित किया करते थे, लेकिन एक बड़ी संख्या को प्राप्त करने के बाद हम ये लगा कि इसको हम सप्ताह में 4 दिन जारी रखें। तो इसलिए प्रत्येक मंगलवार और बुधवार तथा शनिवार और रविवार को हम यहाँ कार्यक्रम के साथ उपस्थित होते हैं। कार्यक्रम के हमारे अतिथियों को, मेहमानों के बारे में हम फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और इस इंस्टाग्राम के माध्यम से सभी प्रकार से सूचित कर दिया करते हैं। और इसके बाद जो भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं अतिथि, हमारे दर्शक, देखने सुनने वाले मित्र, हम सभी के शुक्रगुजार होते हैं। हमारा अनुरोध है आज नए जुड़ रहे हैं वे भी और आगे भी इस कार्यक्रम से जुड़े रहें। अब आज के बाद, जैसे आज इतवार का कार्यक्रम हुआ, रविवार का कार्यक्रम होगा, तो हम अगला कार्यक्रम लेकर मंगलवार और बुधवार को उपस्थित होंगे। चेतना जी, आपका भी स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सानंद होंगे और इस पूरे समय में, इस कठिनाई के समय में सावधानी के साथ अपने सारे कार्य कर रहे होंगे। अपने जीवन को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखते हुए अपने सब कार्य कर रहे होंगे। सुभद्रा जी आ चुकी हैं, तो मैं उनको जोड़ लेता हूं और हम लोग अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं आपका सबसे पहले आभारी हूँ। आपने अनुरोध को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहा। और मैं आपकी आभारी हूँ, आपने मुझे इसमें बुलाया और आपके श्रोताओं के साथ परिचय कराया।
सुभद्रा जी, ये कार्यक्रम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 4 महीने से हम कर रहे हैं। मई में हमने इसकी शुरुआत की थी, जब एकदम सख्त लॉकडाउन हुआ था और बहुत सारे अंदेशे में पूरा देश भरा हुआ था, और लगातार ये लग रहा था कि क्रिएटिव और सृजनात्मक व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए आगे क्या स्थितियां बनेंगी और कैसे एक दूसरे से संवाद होगा। तब हमको ये कार्यक्रम सूझा और हमने इसको इंस्टाग्राम में शुरू किया। तो निश्चित रूप से आप सब मित्रों की उदारता और सहयोग ना होता तो हम यहाँ तक ना आते। आज आप हमारे 118वीं मेहमान हैं। पहले इस कार्यक्रम को हम प्रतिदिन किया करते थे, अब हम इसको मंगलवार, बुधवार और शनिवार और रविवार को करते हैं। इस समय आपके साथ साथ देश के कलाकार, रंगकर्मी और गायन वादन से जुड़े लोग शामिल होते जा रहे हैं। इनमें निश्चित रूप से आपके परिचित भी हैं और हमारे परिचित भी हैं। मैं इस समय जो है उनका मैं जल्दी से परिचय करा देता हूँ। इसमें वसंत काशीकर जी हैं, जो कल हमारे मेहमान थे। देश के बड़े रंगकर्मी हैं, जबलपुर में रहते हैं। श्याम सुंदर जी बम्बई में रहते हैं, बहुत बड़े नाटककार और अभिनेता हैं। जी, हमारे मित्र भी हैं। हाँ, नमस्ते। सुरुचि मोहता जी हैं, बम्बई में सुपरिचित गायिका हैं। उनके अलावा वंदना चौधरी जी, संयम जैन, काफी लोग हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं एक बहुत औपचारिक से सवाल से अपनी बात शुरू करता हूं। उससे फिर एक आधार मिलता है, हम लोग फिर पटरी के किनारे चलते चलते फिर पटरी पर आते हैं। ये था कि ये जो 4 महीने आपके भी जीवन में पहली बार आए होंगे। इस तरह की बड़ी बड़ी विपदाएं तो शताब्दियों में एक आध बार आती हैं, जिसकी पीढ़ी, उस समय जो पीढ़ी रन कर रही होती है वो उसकी जानकार और उसकी भुक्तभोगी होती एक तरह से। तो आपने इन 4 महीनों को कैसे व्यतीत किया है, अपनी साधना के साथ, अपने परिवार के साथ और अपनी कला के साथ? जी, बहुत कठिन समय है ये सभी के लिए और आर्टिस्टों के लिए तो है ही। देखिए, जब सब कुछ समान रूप से अच्छी तरह से चलता है तो तब हम अपने डिसिप्लिन में रहते हैं। अपने डिसिप्लिन है कि इस समय उठना, इस समय रियाज का समय है, इस समय बच्चों को सिखाने का समय है, या कार्यक्रम होते हैं, हम कार्यक्रम में जाते हैं, उसका एक आनंद है, एक अच्छी सुखद अनुभूति रहती है। तो वो एक गाड़ी चलती रहती है। ये पिछले कई महीनों से, मार्च के महीने से हम बाहर कभी कार्यक्रम के लिए तो गए ही नहीं। जो हमारे स्टूडेंट्स वो स्काइप पे आते हैं या वेबएक्स पे आते हैं, तो आमने सामने तो हम बैठ ही सकते नहीं हैं, लेकिन हाँ, सिखाना और सीखना सिखाना ये चलता है। अपने गुरुजी के पास नहीं जा सकते, ये और बहुत मन खराब लगता है कि अपने गुरुजी के पास जो रेगुलर जाना होता है, उनसे बातचीत होती है, उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है, वो नहीं हो पाता है। अपने कार्यस्थल पे नहीं जा सकते। तो ये सभी चीजें हैं। उसके अलावा घर पे वृद्ध माँ पिताजी हैं, सास ससुर हैं, तो इन लोगों के साथ समय देना बहुत जरूरी है। तो अब हम पिछले कई महीनों से, क्योंकि घर पर ही है, तो मेरे पति भी घर से काम कर रहे हैं, तो अब ये होता है कि घर के चारों, मतलब घर के इर्द गिर्द, घर गृहस्थी के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। कई आर्टिस्ट लोगों को मैंने कहते सुना है कि बहुत समय मिल गया है अपने आत्मचिंतन का और ये सब। हाँ, मिला है, लेकिन घर गृहस्थी का बहुत बड़ा एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी अब अपने ही ऊपर है। कोई नहीं है काम करने के लिए, सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो अपना डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन से एक बाधा जरूर आई है, जो कि हम अपना रियाज करते हैं, अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन निश्चिंत रूप से अपना ही गाना करें, अपना ही गाना सुनना, गाना अभ्यास करना, ये इस तरह से नहीं हो पाता है, क्योंकि और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब आ चुके हैं। तो उसी के अंदर
क्योंकि हम विश्वासी हैं, हम सोचते हैं कि ये खराब समय आया है तो वो चला भी चला जाएगा, जाएगा। वो चला जाएगा और अवश्य ही जाएगा। तो जब तक ये चल रहा है उसके साथ साथ हमें निभाना है इस तरह से। हम्म, हम्म। जिस समय ये लॉकडाउन हुआ था, मार्च का महीना था, क्या उस समय मार्च अप्रैल की आपकी कुछ आरंभिक कार्यक्रम की कुछ रूपरेखा बनी थी? कहीं कहीं जाना था? बिल्कुल, मई महीने तक का प्रोग्राम था। अच्छा अच्छा। मार्च में था, अप्रैल में था, मई में भी बाहर जाना था, हम्म, अल्मोड़ा में जाना था। तो वो सभी कार्यक्रम तो उसी समय, चंडीगढ़ जाना था, अल्मोड़ा जाना था, हम्म, वो सब बंद हो गया। हाँ, वो सब फिर रुक गया, कार्यक्रम स्थगित हो गया। यहाँ फिर घर में जब केंद्रित हो गए और सारे चीजों के साथ एकाग्रता बनी, तो उसमें ये जो एक अनिश्चितता, जैसे दो तीन तरह से बातें हुई जो हम लगातार साथियों से बात भी करते रहे, मित्रों से, कि जैसे अब उनसे बात कर रहा था, सतीश कौशिक जी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि समय तो खूब मिला, पर बोले एक अजीब सा एक अंदेशा और अजीब सा कुछ अंधकार ऐसा लग रहा था कि आगे पता नहीं क्या होने जा रहा है, कैसे मुड़ेंगे, क्योंकि आरंभ में तो कहा था कि 3 हफ्ते, फिर वो चीजें बढ़ती गई। तो बोले बहुत कोई ठोस क्रिएटिव काम नहीं कर पाए, सिर्फ अपने आप को बहलाने के लिए कुछ छुटपुट चीजें करते रहे। वही बात है कि क्योंकि अपने को पता है कि इसके बिना एक दिन भी गाना नहीं गाते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, तो दूसरे दिन लगता है कि गला ठीक नहीं लग रहा है, आवाज ठीक से लग नहीं रही है, सुर अच्छा नहीं बन रहा है। तो इसीलिए हम्म, वो मन में रहता है कि नहीं, वो तो करना ही है, करना ही हम्म, है, तो इसलिए करते हैं। और कभी-कभी अच्छा अभ्यास हो भी जाता है, कभी नहीं भी होता है क्योंकि मन विचलित रहता है। हम्म, बेटा बाहर रहता है, तो मन विचलित रहता है। लेकिन हम्म, फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं, क्योंकि ये करना ही है, इसको चालू रखना है। पंडित जसराज जी ने एक बार कहा था, हमने सुना था कि एक दिन ना करो तो वो पूरा एक महीने ना करने के बराबर हो जाता है। हम्म, तो बिल्कुल सही। इसलिए ठीक है, जो है उसको एक्सेप्ट करके उसके आगे चलने वाली बात है। हाँ, कल वसंत काशीकर जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, वो भी मुझे समझ में आई। उन्होंने कहा कि बोले मैं तो लगातार खूब काम करता रहा, अनुवाद कर रहा हूँ, वो नाटक से जुड़े हैं, बहुत अनुभवी हैं, लगभग 40-50 साल के। तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नाटकों के अनुवाद काम शुरू किए, और जो एक असमंजस या जो देशा या भय था, उसको लेकर उनका कहना यह था कि आम सामान्य जीवन में भी हमारे ऊपर कब क्या विपदा आएगी हमको पता थोड़ी रहता है। तो अभी भी बोले कि स्थिति वही है कि हमको पता नहीं है, हम केवल ये है कि चारों तरफ में जो एक घटनाक्रम व्याप्त हो रहा है उससे डर जा रहे हैं। लेकिन इंसान की स्थिति, उसके जीवन और उसके सरवाइव की स्थिति वही है जो पहले थी, आज थी। राजीव हाँ, वर्मा जी नहीं, एक बहुत नहीं, सर्वाइवल में आप देखिए, सर्वाइवल आर्टिस्ट लोग कहाँ जाएंगे? कोई जी। कार्यक्रम नहीं है। हम लोग फेस टाइम पे करते हैं, लाइव फेस टाइम में कुछ प्रोग्राम किया, बट उसमें जी। देखिए वो जीवी आजीविका नहीं बन सकती है। हाँ। वो स्वयं। आत्म सुख, स्वांतः सुखाय हो सकता है, या आपके जो परिचित लोग हैं, या आपको जो चाहने वाले हैं, जो आपको सुनने वाले लोग हैं, वो आपको सुन रहे हैं। हम गा रहे हैं, हमें भी गाने का एक ऐसा एक फीलिंग जो कि हम दूसरे के को सुना रहे हैं, वो बात हम्म, वहां तक ठीक है। लेकिन हाँ। जो एक अनसर्टेनिटी है, हम्म, अनसर्टेनिटी तो रहती है। संगीत अपने पास है, संगीत का अभ्यास अपने साथ है, रियाज, चिंतन, विचार, ये सब अपने हाथ में है। लेकिन एक अनसर्टेनिटी जो है, वो तो सभी आर्टिस्टों के लिए है। हाँ। और ये भी एक वजह है कि जो बावजूद इसके कि अब सामाजिक स्थिति ये रही है कि मित्रों में कितने आपके मित्र हैं कितने नहीं है, पर एक लोकाचार जो है जिसमें हम सबसे मिलते जुलते रहते हैं, हर तरह के अनुभव लेते हैं, और हमारे दिन को व्यतीत करने में हमारा अपना बाहर सक्रिय होना या लोगों से मिलना जुलना या लोगों का हमसे मिलना जुलना, उन सब का बड़ा योगदान होता है। वो भी उसके दरअसल रुक जाने से भी बड़ी बात ही हुई है।
लोग कहीं ना बिल्कुल। कहीं राजीव वर्मा जी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, उन्होंने बहुत मजेदार बात की, बोले कि अब बोले पहले ये होता था कि जब सक्रिय रहता था तो बोले रीता उनकी पत्नी है, दोनों राजीव वर्मा जी बड़े फिल्म एक्टर हैं और कलाकार हैं, तो उन्होंने कहा कि बोले अब झगड़े पूरे हो जाते, पहले झगड़े अधूरे रह जाते थे, बोले अब चूंकि घर में ही रहना है तो झगड़े पूरे हो जाते। तो ऐसे ऐसे भी सब बातें आई, तो इन सब बातों के बड़े तजुर्बे भी हैं। हम सब ये जो सारी बातें आप सबसे सुनते हैं, जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे अपने जीवन में कुछ संबल जुटाने के लिए और कुछ अच्छा प्रतीत होने के लिए वो काम आता है। ये एक बात रही। आपके जो शिष्य रहे होंगे जिनको आप सिखाती हैं, उनकी अपनी जो तैयारी चलती होगी, तो उसको भी आपको इसी से अब जो तुरंत जो वैकल्पिक माध्यम आए उनसे ही नियंत्रित करना होता होगा। देखिए, प्रोज एंड कॉन्स हैं, अच्छी बातें और जो अच्छी नहीं है, दोनों बातें हैं। अच्छी बात ये है कि ये इंटरनेट के माध्यम से ये सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं जी इनसे जुड़ी हुई हूँ। मैं इनको जी। सिखा पा रही हूँ और सिखाते सिखाते बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि हाँ कुछ राग चल रहा है, कोई एक राग चल रहा है, वो राग में बंदिशें आ रही हैं। पहले बंदिशें, आलाप, राग रूप, बंदिश, उसके बाद उसके ताल में किस तरह से उसमें आलाप लेना है, कैसे करना है, ये सब वन टू वन बेसिस पे चलता है स्टूडेंट्स के साथ। तो ये एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है इंटरनेट का हमारे जीवन में। ये नहीं हाँ। होता तो हम क्या करते, अभी मुझे ऐसा लगता है। तो पॉजिटिव, अच्छा, तो वन टू वन बेसिस पे होता है, तो उनके साथ उनके जो प्रश्न होते हैं या उनके जो कठिनाइयां आती हैं अपने अभ्यास में या सीखने में, वो सब कुछ बकायदा चलता रहता है। और दूसरी पॉजिटिव बात ये है कि इंटरनेट है, इसीलिए बाहर से भी स्टूडेंट्स आते हैं। अब आप सोचिए, मेलबोर्न में बैठ के मेरी एक स्टूडेंट है, वो सीखती है मुझसे। फिर यहाँ पे अपने यहाँ पे देहरादून में मेरी शिष्या है, वृंदावन में है, तो अलग अलग जगह से इंटरनेट के थ्रू वो लोग सीख पा रहे हैं। तो ये सब बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट तो है ही, लेकिन आफ्टर ऑल जब हम सामने बैठ के सीखते हैं, गुरु के सामने बैठ के सीखने का एक मजा होता है, जो मैं अपने लाइफ में, मैं अभी भी मेरे गुरु जी के पास जाती हूँ, मधुर जी के पास, और उनके सामने बैठ के सीखने का मेरा अनुभव बहुत बहुत ही यूनिक है। तो उसमें वो संगीत का एक इतना ठोस वो मिलता है अपने को। तो इसी तरह से जब मैं सिखाती तो मेरे स्टूडेंट्स को भी वैसा ही फील होता है। एक दूसरी बात है, जब हम इंटरनेट में क्या होता है कि कुछ क्षणों का अंतर होता है, कुछ मोमेंट्स। जैसे मैं अगर मेरे यहाँ तबले का ऐप चलाऊं, तो मेरी जो स्टूडेंट है उसको वो 2-3 मोमेंट्स लेटर, थोड़ी बाद में पहुंचता। हाँ, कुछ तो सेकंड्स का इसलिए, रहता है अंतर। हाँ, इसलिए क्या होता है कि अगर ताल के साथ सिखाना मुश्किल हो जाता है, जी जी। तो वो उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। फिर देखो, ऐसा ताल है, इसमें इस तरह से आलाप लेना है, बोल के अपना तबला बंद कर देती हूँ। फिर कहती हूँ कि अब आप तबला लगाइए और आप। तो इस तरह से इंटरनेट का होना, ये माध्यम जो है, आज मैं जैसे आपसे जुड़ रही हूँ और आपके बिल्कुल। माध्यम से इतने सारे और श्रोताओं के साथ जुड़ पा रही हूँ, ये तो एक, इट्स अ ब्लेसिंग। मुझे लगता है कि ये इट्स अ ब्लेसिंग कि हम लोग एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ पा रहे हैं, जो अदरवाइज संभव संभव नहीं नहीं था। था। बिल्कुल सही, ये बात तो है कि ये एक बहुत सीधा जुड़ाव जो है इन सब माध्यमों ने दिया है, संवाद का मौका दिया और अपनी बातें कहने सुनने का मौका दिया। सुभद्रा जी, इस पूरे समय में लगातार आत्मचिंतन का भी अवसर मिला होगा, और क्या आपको अपनी जर्नी में, वैसे पूछूं कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कहाँ से हुई, पर आपको स्वयं कुछ पुनरावलोकन होता होगा अपनी स्मृतियों में जब आप बहुत फ्री बैठती होंगी खाली होके? डेफिनेटली मिलता है। और वो एक अभ्यास तो है, वो चलता रहता है। कोई नया राग लेकर के उसको सोचना, उसको सुनना,
और जी बड़े गुणियों का, अपने गुरु का और गुणीजनों का उनका सुनना, और इस तरह से उस राग को अपने मन में उसका विचार चलते रहना, तो ये जी। तो चलता ही रहता है। आपकी शिक्षा पहले मधुप जी से शुरू हुई या मालिनी जी से पहले हुई? नहीं नहीं, मधुप जी मेरे गुरुजी हैं, जिनसे हाँ। मेरे जीवन भर मैं उनके पास सीख रही हूँ। अच्छा। मैं हम्म। बहुत छोटी सी थी, 5 साल की थी, जब मेरे माता पिता ने मुझे, एक उनके मित्र थे, उनकी बेटी के पास ले गए थे जो गाती थी। तो हाँ। उन्होंने मुझे बैठ के, 5 साल की छोटी सी बच्ची को उन्होंने बैठ के सारेगामा सिखाया पहली बार। तो अच्छा अच्छा। इस तरह से उनसे सीखा। फिर एक लोकल स्कूल था वहाँ दिल्ली में, तो वहाँ पे हम्म। ले, के बाद फिर वहाँ एक, वो वहाँ के जो गुरुजी थे उनके पास 3-4 साल ग्रुप में सीखने लगी। फिर गांधर्व महाविद्यालय में जब मैं 12 साल की थी, तो गांधर्व महाविद्यालय में मेरे पेरेंट्स मुझे लेकर आए, और वहाँ हम्म। पंडित विनय चंद्र मौदगल्य जी थे। उन्होंने हाँ। एकदम के अपने बच्चे को पास में ले लेना, अपने पास बुला लेना, इस तरह से, ऐसी ऐसी भावना से उन्होंने मुझे अपना लिया। हम्म। और भाई जी से सीखना शुरू हुआ, और उनकी पत्नी श्रीमती पद्मा देवी जी, उनके पास भी कुछ कुछ समय बीच बीच में सीखती रहती थी, हमारी क्लास हाँ। ग्रुप में होती थी। जी जी। मधु जी से मैं 82, जब मैं अच्छा। 13-14 साल की थी, तब से हम्म। मैं मधु जी के पास सीखना मेरा शुरू हो गया। हम्म। और गांधर्व महाविद्यालय की जो क्लास थी, उस क्लास में मैं सीखती थी। आपको हम्म। बताऊं, कभी वो किताब खोल के नहीं सिखाते थे या लिखवा के नहीं सिखाते थे, रटवाते नहीं थे। शुरू से हम्म। जैसे गुरु शिष्य की परंपरा में जैसे जिस तरह की शिक्षा दी जाती है, तो हम इतने हम्म। छोटे थे तब भी वो उसी तरह से हमें सिखाना उनका रहा। हाँ तो हाँ जिनको हम भैया बुलाते हैं, तो भैया के हाँ पास इस तरह से बचपन से मैं सीखी। हाँ और हाँ। बहुत बड़े होने के बाद एक मुझे नेशनल फेलोशिप मिला, अच्छा अच्छा। संस्कृति, दिल्ली की संस्कृति प्रतिष्ठान का ये मणिमान नेशनल फेलोशिप था। जी जी। उसमें यंग म्यूजिशियंस को अपने गुरुजी के अलावा कोई बड़े विद्वान गुरु के पास जाने का अवसर दिया जाता है। तो हम्म। मुझे बहुत मन था, और मेरे गुरुजी मधुप जी को भी उनकी भी राय ले ली मैंने। तो उन्होंने कहा हाँ तुम जा सकते हो। तो ऐसे मैं मालिनी जी के पास गई, और हम्म। उनके, और पंडित दिनकर काइकिनी जी के पास भी गई, आगरा घराने के। तो दोनों हम्म। के पास, हाँ, तो मगर वो 1 वर्ष का एक पर्टिकुलर टाइम था, जिसके अंदर मुझे हम्म। इन लोगों के पास जा जाके सीखना था, उस हम्म। फेलोशिप के जरिए। तो मालिनी जी के पास जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अ, ऐसे गुणी और ऐसे व्यक्तित्व, तो हाँ। उन्होंने कहा मैं सिखाती नहीं हूँ, तुम मधु मुदगल जी के शिष्य हो, इसीलिए सिखाऊंगी, ऐसे उन्होंने मुझे। हम्म। और फिर उन्होंने मुझे इतना उनका स्नेह अ, जी। दिया, और उनसे मैंने टप्पा सीखा उसी दौरान। फिर बाद में एक 2-3 बार गई हूँ, बट उतना ही, बहुत ज्यादा नहीं सीख पाई। हमारा सौभाग्य कि दोनों ही गुरुजनों से हमारी कुछ कुछ मुलाकातें हुई हैं। मैं आपको ऐसे अनौपचारिक रूप से बताना चाहूंगा कि मैं मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग में काम भी करता हूँ। ये शायद आपको मैंने बताया नहीं था। नहीं, हाँ, मुझे पता है। मैं यहाँ भोपाल में हूँ और कल्चर डिपार्टमेंट के प्रोग्रामों से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो दोनों ही गुणीजनों को तानसेन सम्मान समय समय पर मिला है। जी, मालिनी दीदी से भी तो मेरी भूमिका हमेशा इन सबके साथ एक आतिथेय की रही है, मेजबान की। तो दोनों ही, और दिनकर जी तो कितने साधु संत की तरह एकदम हमेशा विनम्रता से मुस्कुराते रहने वाले। तो मुझे दोनों के बहुत अच्छे अनुभव है, और वाह। ये जान के अच्छा लग रहा है कि उन दोनों के पास आपने जाकर के सीखा। नहीं, मेरा और बहुत सौभाग्य है कि मैं, एक तो मैं मधुप जी से इतने वर्षों तक सीखी, और अभी भी उनसे, उनके पास जाती हूँ।
और जी। दिनकर जी तो चले गए, वो दिवंगत हो हाँ गए, लेकिन हाँ। थोड़ा समय उनके पास मुझे मिला। मालिनी जी हम्म, का इतना स्नेह मुझे मिला, तो जो वो सिखाती थी पूरे जैसे वरद हस्त ऐसे देती थी। तो एक बार एक दिन के लिए जाना था हैदराबाद, तो मैंने हम्म, कहा कि मालिनी जी मैं हैदराबाद आ रही हूँ, आपके पास आना चाहती हूँ। तो तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, पहले अपना काम पूरा करके आना। तो हम्म, जिस काम से मैं कुछ रिसर्च का काम कर रही थी उस समय, तो हम्म, मैंने कहा जी मैं वो पूरा करके फिर फोन हम्म, किया। तो हाँ तुम्हारा काम हुआ कि नहीं, मैंने कहा जी हो गया। बस अब हम्म, मैं मन से तो मुझे लग रहा है कि मैं कब उनके पास जाऊं और कब मिलिए हाँ उनके तो। पैर छूऊं। और तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है 3 बजे आ जाओ। तो मैं पहुंची हम्म, और थोड़ी देर बातचीत की, चाय वाय पिलाया उन्होंने खुद ही बना के। मतलब कमाल है, इतने बड़े व्यक्तित्व और कोई हाँ इसका कोई किसी को पता ही नहीं लगेगा। तो सही बात फिर है। उसके बाद कहती है अच्छा क्या सीखोगी। मैंने कहा हम्म, मैं तो आपसे बस मिलने के लिए आई हूँ, आपको आपके चरण स्पर्श करना है मुझे। कहते नहीं नहीं क्या कुछ तो क्या सीखोगी, क्या सोच के। मैंने कहा मैं कुछ सोच के नहीं है। अच्छा तुम्हें भैरवी का टप्पा सिखाती हूँ। तो मैंने कहा कि ये क्या ऐसे दानी महान मैंने तो मैं सोचा ही नहीं था। और उन्होंने मुझे बैठ के भैरवी की टप्पा सिखाया और बोला कि तुम टेप कर लो हम्म, और उसके किस तरह से विस्तार करना है थोड़ा बहुत बताया। कहते हैं घर जाके इसको बार बार करना। हम्म, अब देखिए बिना मांगे, सच में। बिना मांगे ऐसा मिलना, ये तो मैं सोचती हूँ कि ये मेरी ईश्वर कृपा है कि मुझे ऐसे मिला। वास्तव में लगता है कि ये सब हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा की धरोहर गुरुजन रहे हैं, जिन्होंने अद्वितीय अर्जित किया और फिर उसी उदारता के साथ अपने शिष्यों को भी दिया। वही एक बात है जिससे ये परंपरा आगे चलती रहेगी, क्योंकि बिल्कुल हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे हमारे बीच से जो बहुत गुणी लोग हैं, जो बहुत यशस्वी उम्र के मूर्धन्य कलाकार हैं, उनका प्रस्थान धीरे धीरे हमको बहुत चिंतित भी करता है। एक तरह से देखा जाए, अभी हाल ही में हम जैसे पंडित जसराज जी का एक जो बिछोह हुआ है, वो उससे संगीत जगत को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। और एक बड़ी बात तो यही है कि वो लगातार गा रहे थे, ऐसा भी नहीं था कि कोई एक अंतराल लिया उन्होंने ये आश्वस्त हो। भावना इन लोगों की ऐसी है कि इतने उम्र में भी ऐसे सा लगाना। और पंडित जसराज जी, उधर गंगूबाई हंगल जी, हाँ किशोरी ताई, सब लोग अभी हाल में गिरिजा देवी जी, ये लोग कैसे हाँ गाते थे इतने उम्र के बाद भी। तो ये देख के हमें आश्चर्य होता है कि, और भगवान के पास हम प्रार्थना करते हैं कि इतना अभ्यास करा दो कि इस उम्र तक हम जीवित रहे। तो उतना थोड़ा बहुत, उतना तो नहीं कर पाएंगे बट उतना सुर लगाने का वो जो हाँ सच्चाई है, उनकी साधना की जो सच्चाई है, ये आश्चर्य कर देता है। हाँ बिल्कुल। वसंत काशिका जी कह रहे हैं कि कुछ आपसे सुनने को मिले, बात करते करते यहाँ तक आए हम। बात करते करते, हाँ बात करते करते तो गाना मुश्किल है। हाँ क्या कुछ, सुन, कुछ भी। हाँ गुरु गुरु जी की कोई बंदिश हो या जो आपको लगता हो, हाँ, उससे हमारी बात को थोड़ा सा और विस्तार मिलेगा। एक बिल्कुल, बहुत कंफर्टेबल रही, कोई दिक्कत नहीं। ये आ नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा और गुनगुनाती हूँ। हाँ हाँ।
बतियाँ दौरा आवत है, बतियाँ दौरा आवत है, बतियाँ दौरा दौरावत है, बतियाँ दौरा दौरावत है, बतियाँ दौरा आवत है। ऐसो सुगर बनामा बतियाँ दौरा बतियाँ दौरा बतियाँ दौरावत है। ऐसो सुगर बनामा बतियाँ दौरा सदा रंग छैल दूल्हा सदा रंग छैल दूल्हा सदा रंग छैल दूल्हा बांध सरपंच बनामा बतियाँ दौरा आवत है, बतियाँ दौरा बतियाँ दौरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। ये एक आपका गायन सुन के मैं ये लगातार सोचता हूँ कि आपने निश्चित रूप से अध्ययन में भी बहुत गहनता का परिचय दिया होगा और वेद और शास्त्रों का भी अध्ययन किया होगा, संस्कृत खास तौर से। वैसे उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, देखिए हम लोग, मैं मध्यवित्त परिवार से आई हूँ। सब घर में पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। मेरी माताजी कॉलेज में पढ़ाती थी बंगला। मेरे पिताजी इंजीनियर हैं, सर्विस में थे। अब मेरी मामा मासी उधर बुआ ताया जी के घर में सब लोग पढ़ने पढ़ाने में, सब संगीत सबके यहाँ है। मेरे ताया जी वायलिन बजाते थे, मेरे पिताजी ने इस्राट बजाया है, और मेरी बुआ जी ऑर्गन बजाती थी। और यहाँ माँ के घर पे यहाँ सब लोग गाना गाते हैं। लेकिन शास्त्रीय संगीत को लेके उसकी विधिवत शिक्षण और उसको आगे चल के अपना अभ्यास बनाना, आगे चल के अपना प्रोफेशन के रूप में लेना, ये सब किसी ने कभी सोचा नहीं था। पढ़ाई तो करनी ही थी। तो जब स्कूल में थी तब उस समय में संस्कृत बहुत अच्छा लगता था, जो कि बहुत रेयर है। स्कूल में स्टूडेंट्स को संस्कृत से बहुत प्यार होता नहीं है, लेकिन मुझे उसके प्रति एक आकर्षण शुरू से ही था। रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, गीता। अब जब स्कूल के बाद आगे पढ़ाई चालू रखनी थी तो क्या करना है, माँ पढ़ाती थी तो मुझे लगा कि मैं भी पढ़ाऊंगी, और मैंने संस्कृत लिटरेचर लेकर पढ़ना शुरू किया। उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उसमें डॉक्टरेट भी किया, पीएचडी किया। और गाने में ऐसा हुआ कि संगीत तो चल ही रहा था, भैया जी से सीखना, और फिर धीरे धीरे गाना इधर उधर शुरू हो गया था। लेकिन मेरे परिवार में मेरे पति के यहाँ भी, उनका भी बहुत साथ था। उन्होंने कहा कि गाना तो गाना ही है, उसको तो छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है, तो गाने के साथ साथ तुम अध्ययन भी करो। तो पीएचडी मैंने अपने विवाह के पश्चात किया, बहुत बाद, जब मेरा बेटा पैदा हुआ उसके बाद। और सबसे अच्छा ये हुआ कि क्योंकि हम लोग पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की धारा में हम लोग सीखे हैं। तो बचपन से भाई जी के मुख से, या मेरे गुरुजी भैया जी के, मधुर जी के मुख से संस्कृत के श्लोकों का गायन हम सुनते थे और हम सीखते भी थे। तो
क्योंकि वो उसके सब अर्थ समझ में आ जाती थी, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ रही थी, तो शुद्ध समझ में आने से मुझे वो गाने में बहुत अच्छा लगता था, बहुत रुचि उसकी डेवलप हो रही थी जी। तो इससे क्या हुआ आगे चल के, जब मैं वेद पढ़ने लगी, वेद में, उपनिषद में, अब इनको कैसे गाया जा सके, तो वेद उच्चारण कैसे किया जा सके, उसका विधिवत शिक्षा भी मुझे मिली। हाँ। तो ऋग्वेद का उच्चारण मैंने सीखा, फिर उसके बाद श्लोक, उपनिषद के श्लोकों को लेके मैंने गाना शुरू किया, उसको कंपोज करना शुरू किया। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपने आप ये सब चीजें अपने आप डेवलप होते गए। इन सब के साथ शुद्धता और उच्चारण का जो एक बहुत अनुशासन जुड़ा हुआ है, ये आसान नहीं है और ये बहुत कठिन रहा होगा आपके लिए भी। नहीं, कठिन से भी ज्यादा बहुत रुचि थी। कठिन तो कोई भी विषय लेके पढ़े, वो तो कठिन, अब जो मेडिकल पढ़ते हैं तो सोच नहीं सकते। कठिन से आशा ये है मेरा कि चूंकि आपको अंततः मतलब उसको जब स्वर के साथ कहना है उस बात को, तो वो शुद्धता को लेके आपकी एक चिंता रहती होगी, तो फिर आप उसके साथ बहुत जूझना भी पड़ता होगा आपको। उच्चारण की शुद्धता जी। तो सब मुझे, क्योंकि मैं संगीत भी सीखी और संस्कृत भी पढ़ी, तो ये मेरे लिए एक बहुत ये संधि जो है ना, ये एक आदर्श संधि है कि मुझे संस्कृत के श्लोकों के उच्चारण और उसके साथ साथ उसके सांगीतिक उच्चारण जो है, वो समझने का और वो समझ के उसको गाने का, ये एक बहुत सुंदर संगति मुझे प्राप्त हुई। ये कहा जाता है ना कि ईश्वरी वंदना भी जितनी शुद्ध की जाए, ईश्वर उतना अच्छा उसको सुनते हैं, उन तक पहुंचती है। तो सारा कुछ आग्रह शुद्धता का ही होता है, क्योंकि शुद्धता को लेकर अगर हम सजग हैं तो फिर हमारी उस पर एकाग्रता भी है और हम उसके लिए सावधान भी है। वो एक बात आती है कि प्योरिटी की जो बात है, कि निश्चित रूप से गायन भी वंदना ही है, ईश्वरीय आराधना है। तो अगर ईश्वर तक कोई बात पहुंचानी है तो फिर उसकी अपनी एक जो हमारे पूजा पाठ की पवित्रता होती है, वो गायन की पवित्रता भी है। तो वो जो आपने अपने साधना के साथ और गुरुजनों के सानिध्य के साथ जो आपने परिष्कृत की है, उसका आपको निश्चित रूप से लाभ भी मिला होगा और आपकी समकालीन जो गायकों की और कलाकारों की पीढ़ी है, उसमें आपको इसीलिए अलग दृष्टि से देखा भी जाता है। ये भी एक बात है। देखिए, जब हम सुर लगाते हैं अभ्यास करते समय, तो स्वरों के प्रति एकाग्र होके तानपुरे के साथ तानपुरे के तार को, उसके स्वर को सुन के उसके साथ सुर मिलाना, तो ये अपने आप में एक ईश्वर के प्रति समर्पण जैसी ही है बात। आप बहुत हजार कोशिश करके भी शायद वो परफेक्ट नोट नहीं ला सकते, तो वो कोशिश रहती है कि वो अच्छी सुंदर स्वर लग जाए। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि जब उसके साथ उस सुंदर स्वरों के साथ अगर ऋषि मुनियों के शब्द जुड़ जाए तो क्या बात है। अब ये ऐसा है कि मैंने कोई ऐसे सोच के नहीं किया था, ये बस होता गया है। और मैंने एक बहुत वर्ष बीत चुके हैं, 2007 में एक अद्वैत नाम से मैंने एक सीडी बनाई थी। तो उसमें वेद से, उपनिषदों से और शंकराचार्य के का पद भी है। तो उसमें जहां जहां मुझे अद्वैत की बात समझ आने लगी, अद्वैत मतलब दो नहीं एक, जो क्रिएटर एंड क्रिएशन
आर द सेम। तो ये अद्वैत की बात वहां मुझे जहां जहां ऐसा लगा कि अरे ये तो अद्वैत की बात बता रहे हैं, तो उनको मैंने इकट्ठा किया और उनको अपनी तरह से उनको उनमें स्वरारोपण किया। तो इस तरह से कुछ श्लोकों का एक अद्वैत के नाम से वो सीडी बाहर आई थी, तो वो बहुत लोगों को पसंद आया। वही मुझे ध्यान था और उसी को लेकर खासतौर से गुरु जी जो आपके मधुप जी के बारे में भी कहा जाता है कि वो बहुत प्योरिटी के शिक्षक हैं, गुरु हैं। एकदम एकदम प्योरिटी के बिना उनको कुछ वो सुनेंगे ही नहीं। उनको पता लग जाता है कि कौन कितने पानी में है। और हाँ, उच्चारण की बात आप कर रहे थे, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, मैं अब मेरी मातृभाषा बंगला है और विवाह सूत्र से मैं गुजराती हूँ और गुजराती बोलती भी हूँ। लेकिन जब मैं छोटी थी तो बंगालियों का एक पर्टिकुलर उच्चारण होता है। हाँ। तो मेरे गुरुजी पंडित मधु मुदगल जी वो मुझे हमेशा बोलते रहते थे कि अगर गाना गाना है तो पहले उच्चारण ठीक करो, उच्चारण सही करो। उच्चारण सही नहीं करोगे तो फिर वो ऐसे ही बंगाली उच्चारण से गाना नहीं हो। तो किस तरह से पीछे पड़ के उन्होंने मेरा उच्चारण सुधारा। फिर तो संस्कृत पढ़ना और ये सब तो बाद में हुआ। लगातार मतलब उनकी यही एक प्रतिष्ठा है कि वो अद्भुत गुरु हैं और उन्होंने अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करते हुए अपने आप के साथ भी सेक्रीफाइस किया, ऐसा कहा जाता है। नहीं, सैक्रिफाइस क्यों कह रहे हैं? स्वयं मतलब परफॉर्मर के रूप में फिर उतना सक्रिय नहीं हुए जितना वो उन्होंने शिष्य नहीं ऐसा वो तो ठीक है, लोग कहते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो प्योरिस्ट है। वो अपने आप को शायद वो जितना वो अंतस्थ है, वो अपने आप को बहुत दिखाते नहीं है कई या अपने आप को बहुत आगे उस तरह से नहीं। बट उनका जैसे आपको बताती हूँ, साथ में सभी श्रोता लोग भी सुनेंगे कि जब मधुप जी हम लोगों को सिखाते थे और अभी भी सिखाते हैं, तो कहाँ से 2.5 घंटे 3 घंटे 2-2.5 घंटे तो निकल ही जाते हैं। सुबह अगर वो 11 बजे बैठेंगे तो वो 1:30-2 बजे तक कहाँ समय निकल जाता है। और वो एक मतलब क्लास में टीचिंग जैसी बात ही नहीं होती। वो एक वो उसका एक प्रवाह चलता रहता है राग का। तो उसमें से जिसको जितना मिले, जो जितना ले सके, ऐसी बात हो। मेरा उसमें कहना वही है कि जो वे हैं वो आप सबके माध्यम से बोला जाता है, बोलते हैं। उनकी सारी दक्षता, उनके सारे गुण जो है वो आप सब शिष्यों के माध्यम से प्रकट होते हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर पाए हैं उस हिसाब से। ये आप सबकी खैर विनम्रता है और ये शिष्य को इतना नम्र होना भी चाहिए। लेकिन ये बात है कई बार मतलब जैसे ये आदिकालीन परंपरा से आप देखिए ना कि कितने बड़े बड़े योद्धा भी गुरु हुए तो उन्होंने अपने शिष्यों को पारंगत करने में अपनी पूरा जी जान लगा दिया, अपनी पूरी शक्ति लगा दी। ये आज की बात नहीं है और मैं इसको बहुत सकारात्मक दृष्टि से कह रहा हूँ, सकारात्मक भाव से कह रहा हूँ कि अंततः जो है गुणी गुरु जो होंगे उनकी सारी विद्या, उनका सारी दक्षता और जो कुछ भी उनका संस्कार है वो उनके शिष्यों के माध्यम से ही बोलता है। कई बार नहीं होती बहुत अच्छे, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, एजुकेशन में भी होता है कि एक अच्छा गुरु इस बात को लेके बड़ा कई बार अपने में गर्व करता है कि अगर उसके 10 अच्छे शिष्य कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पे हैं, अच्छी नौकरियों में, तो उसको गुरु का ही नाम रोशन होता है। वो तो देखिए भैया जी ने जो दिया है उसका तो कोई वो असीम है। वो बहुत बहुत उन्होंने ठोस शिक्षा हमें दी है। अब उसको वो कितना मैं सक्षम हो पाती हूँ वो तो मुझे अभी भी देखना है बाकी है। मैं अभी भी उनके उस लेवल तक अपने आप को नहीं पाती हूँ।
मैं सोचती हूँ कि मुझे अभी बहुत दूर जाना है, बहुत काम करना है। ये तो है। एक जब तक कलाकार इस संसार में सक्रिय है तब तक उसको लगातार एक यह असंतुष्टि या यह अतृप्ति जो है वो उसको लगातार श्रेष्ठ बनाती भी है। आपको अनेक देशों में जाकर के परफॉर्मेंस करने का, गायन करने का अवसर मिला सुभद्रा जी। आपको विदेशी सुनने वालों से किस तरह के तजुर्बे या अनुभव रहे? देखिए, जहाँ भी गई हूँ, जी। यूएस में कई बार गई हूँ, जर्मनी में गई हूँ, जी। इंग्लैंड में भी गई हूँ 2 बार, और जी। कोरिया वगैरह में और देशों में गई। लेकिन सभी जगह लगभग हमें मिक्स्ड ऑडियंस मिलते हैं। भारतीय ऑडियंस भी होते हैं और विदेशी ऑडियंस भी होते हैं। तो एक बात मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय ऑडियंस है वो उनको बेस्ट आर्टिस्टों का वो सानिध्य उनको मिलता है। बड़े-बड़े से बड़े आर्टिस्ट जाके उनके पास में गाते हैं। तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन का एक लेवल तो होता ही है। बट जो विदेशी श्रोता है, उनके साथ मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत ध्यान से, क्योंकि उनको राग क्या है, ख्याल क्या है, इसमें जो जैसे हम विलंबित लय में पहला 25-30 मिनट तो विलंबित ही चलेगा, और उसमें आप मधु जी का गाना सुनते हैं, जानते हैं, तो उनके बहुत आलंकारिक गायन पद्धति नहीं है। वो एक एक होके, वो एक आत्मस्थ होके एक अंदर की तरफ उसके स्वरों की गति होती है। पूरी तो दार्शनिक फीलिंग है वो। हाँ, फिलोसॉफी। हाँ, तो उसमें वो बहुत, इसलिए वो उसमें चमक धमक बहुत ज्यादा दिखा, वो सब चीजें होते नहीं है कि बहुत फास्ट तान ले लिया या कुछ। लेकिन जो विदेशी श्रोता है, मैंने देखा है कि वो इसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, और वो कहीं अपने जैज म्यूजिक के साथ इसका एक कहीं पैरेलल ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रिलेट करते हैं। हाँ, रिलेट करते हैं। और बहुत लोगों को ऐसा है, वो कहते हैं कि आपका म्यूजिक बहुत स्पिरिचुअल है, आपका म्यूजिक बहुत डिवाइन है। अब वो हमें नहीं पता होता है कि उसमें क्या स्पिरिचुअल है या क्या डिवाइन है। हम तो स्वर के प्रति अपनी निष्ठा रख रहे हैं, को आगे गा रहे हैं कुछ। बट ये जो फीलिंग जो उनको आती है, ये बहुत बहुत इसमें बहुत सच्चाई होती है, ऐसे मुझे लगता है। वही बात है जो जैसे जो स्पिरिचुअल फीलिंग का या भारतीय दर्शन का एक सिद्धांत उनकी गायकी, उनकी शिक्षा परंपरा के साथ दिखाई देता है। आरती अंकलिकर जी का भी जैसे मैं गाना सुनता हूँ, कहीं कहीं मुझको लगता है कि अभी जैसे आपने गाया, आपने सुनाया, तो इन सब में कहीं ना कहीं वो इंस्पायरेशन है कि हम अपने आप को अपने भीतर रिड्यूस करके कहीं ना कहीं कुछ सोचते हैं जाके, और ऐसा लगता है कि ये कुछ सदियों पुरानी कोई एक परंपरा है जो हमको कहीं ना कहीं बारीक से धागे से जोड़ रही है। इसमें बहुत ज्यादा वाहवाह या दाद देने की स्थिति से ज्यादा आत्मावलोकन की स्थिति है। ये वो गायकी है, ऐसा मुझे लगता है। तो उसका एक प्रभाव जो है वो बहुत बहुत दुर्लभ है हमारे इस समय। जो समकालीन संगीत का जो परिदृश्य है, जो सीन है, वहां पर जितना ज्यादा आधुनिक हो गया, मॉडर्न हो गया है, सारे संसाधन है, लोग अपनी अपनी तरह से अपने को प्रमोट भी करते हैं, और कहीं कहीं वो भी साधक हैं, कलाकार हैं जो एक निष्ठ साधना में हैं, और उनके पास कहीं ना कहीं एक अपना खुद का लक्ष्य है, वो अपने लिए गा रहे हैं। उनके साथ ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कहीं कुछ बखान करना है या कहीं बहुत सारी चीजों से को अचीव करते चले जाना है। एक साधना की तरह गा रहे, और सच्ची साधना में फिर कुछ चीजें अपने आप होती चलती हैं जो हमको नहीं पता होता कि कैसे होगी। तो हम सब ये सब, आप चूंकि आप भी संसार में हो, इसी संसार में, मतलब संगीत के और संगीत के पूरे सरोकारों के, तो आप इस चीज को महसूस करते होंगे कि कहीं ना कहीं एक अपनी सच्ची साधना और अपनी एक निष्ठता जो है वो आपको कहीं ना कहीं
आपके लक्ष्य तक तो ले ही जाती है। और वो लक्ष्य जो है, कई बार मुझे ऐसे लगता है कि वो लक्ष्य कहाँ है। मतलब कुछ हासिल करना, मुझे अमुक लेवल, अमुक स्टेज पे गाना है, या मुझे अमुक प्लेटफॉर्म पे गाना है, क्या वो है, या लक्ष्य जो गुरु का सिखाया गया रास्ता है, उस रास्ते से निकलते हुए कहीं एक जगह पहुंचना उन वही स्वरों वो के माध्यम से। तो परम सुख लक्ष्य क्या वाली बात। वो? कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप उस 100 की यात्रा में आप अगर 75, 80, 90 तक भी पहुंचे तो आपको लगेगा कि हाँ, जीवन सार्थक हुआ, साधना सार्थक हुई। ये एक बात। कहीं आपको ये भी लगा कि चूंकि आप जिस तरह से आपने बताया, मैं चकित हो गया कि पूरे परिवार में, आपके घर में, मतलब खासतौर से मायके में कितने सारे सदस्य हैं, कुछ ना कुछ वाद्यों से जुड़े रहे। मेरे आपने पिताजी के। हाँ, इसराज की आपने बात की। इसराज के बारे में मैं, मैहर बैंड जो हमारे मैहर की परंपरा है, उसमें इसराज एक वाद्य है, तो इस तरह से हम जानते हैं। तो ये सब अगर आपको वातावरण ना मिला होता तो भी आप क्या गायिका बनती, कलाकार बनती? आप क्या सोचते? मेरे घर में मेरे माता पिता और मेरे बड़े भाई और मैं, हम चारों का घर था। तो हमारे घर में छुट्टियों के दिन में माँ गाना गाती थी। काम वाह हो वाह। जाता था तब गाना गाती थी, खाना हम्म। बन गया रात में तब गाना गाती थी। तो वाह। अब ये एक तरह से ये एक नेचुरल वो था। तो आपको मैंने बताया ना कि मैं 5 साल की थी जब वो मुझे ले गई। हाँ। अब ये सब चीजें ये अक्सर बंगाली लोगों के घरों में आपको देखने को मिलता है, बट मेरे पास मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ की आवाज बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी, हम्म। बहुत रेंज। अब तो उम्र के साथ साथ आवाज खराब हो गई है, लेकिन ये संगीत का प्रवेश करना अपने अंदर और उसको हाँ। अपनी हृदय में जगह बना लेना, ये कब हुआ। और फिर उसके बाद गांधर्व महाविद्यालय में जब पहली बार वो मुझे ले गए, तब हम्म। छोटी सी थी, और वहां का वातावरण मुझे इतना अच्छा लगा। सब हम्म। कक्षाओं में कहीं वोकल चल रहा है, कहीं तबला हो रहा है, कहीं वायलिन बज रहा है, कहीं ओडिसी हो रही है, तो कहीं सितार बज रहा है। तो एक एक बड़ा पवित्र, और वो वातावरण, वो बड़ा, उस छोटी सी उम्र में भी उसका बड़ा प्रभाव पड़ा मेरे मन में। हाँ। तो घर में और विद्यालय में दोनों जगह इतना संगीत मिला। तो इसमें से बाकी मैं कलाकार होंगी कि नहीं होंगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। हम्म। वो बात मैं वही सुन रहा था ना कि वो 5 साल की उम्र में ले गए थे माता पिता, तो हो सकता है आपको याद ना, आपने कहा हो कि मुझे भी सीखना है घर में सबको। मुझे पता नहीं। ये तो मुझे कभी नहीं मालूम। कभी माँ से पूछिएगा कि आप क्यों ले गई थी मुझे सिखाने। कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा, क्योंकि वो जब सभी चारों ओर वातावरण ही उस तरह का है तो फिर कैसे कोई वंचित रह सकता है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि इतने सुंदर परिवेश में, इतने अच्छे गुरुजनों के साथ और इतने अच्छे संस्कार और विचार लेके आप जिस जगह पर हैं, आगे आप खूब यशस्वी हों, बहुत अच्छी गायिका के रूप में हमारा देश आपको जानता ही है और जानेगा। यही मैं कह सकता हूँ। ये बातचीत हमारी लगभग पूरी होने को है, 1-2 मिनट बचे हैं, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए। थैंक यू, कुछ थैंक यू सो मच सुनील जी, आपने मुझे बुलाया और इस तरह से आपने मुझसे, मैं तो सोच रही थी कि क्या बात करूंगी, मैं तो सुनील जी को नहीं जानती, लेकिन आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, और इस तरह से आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में जोड़ा, इसलिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद। नमस्ते, शुभकामनाएं।